राइटिंग की कुछ ऐसी टिप्स हैं जो ना हमें जल्दी जल्दी समझ आती है और ना ही हमें कोई बताता है। मुझे भी राइटिंग का स्ट्रक्चर समझने में 10-15 दिन लग गए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आईएलटीएस राइटिंग के बारे में। तो कुछ बच्चों के लिए रीडिंग डिफ़िकल्ट होती है और कुछ के लिए राइटिंग। तो आज मैं आपको सभी वो टिप्स और पॉइंट्स बताऊंगा जो बच्चों को राइटिंग के बारे में जल्दी से या जल्दी पता ही नहीं चलते हैं कि ये भी पॉइंट्स हमें राइटिंग में रिमेंबर रखने चाहिए। तो जब मैं आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने गया था तो जो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में रिमेंबर थे या जिन जिन पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैंने राइटिंग का एग्ज़ाम दिया, वो सभी पॉइंट्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ को अच्छे से कर लेना, आपके माइंड में राइटिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो पीडीएफ थोड़ी सी लंबी है, 70 to 75 पेजेस की। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में करनी है, आप एक दिन में 3, 4 या 5 जितने भी पेज आप कर सकते हैं उतने कर लेना। लेकिन उस पीडीएफ को अच्छे से करना, उसमें राइटिंग के क्वेश्चंस टास्क 1 टास्क 2 के हर एक टाइप कवर किया है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो पीडीएफ मोर देन सफिशेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको रिमेंबर रखने हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका राइटिंग का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप उसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लें, तो आप मेरी ये वीडियो और पीडीएफ दोनों को देखना, पीडीएफ भी पूरी और वीडियो भी पूरी, तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे बैंड्स आएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, यार फ्री में ही है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिमेंबर यूजिंग आर्टिकल्स एवरीवेयर। आप ए, एन और द का यूज़ जहाँ पर भी होता है उसे डेफिनेटली यूज़ करना। जैसे पहले मैं भी इस पे ध्यान नहीं देता था, तो इसकी वजह से भी आपके बैंड्स डिडक्ट हो जाते हैं। हर एक सेंटेंस में इस चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पर भी आर्टिकल आए वहाँ पे उसे ज़रूर लगाना, ए, एन और द आर्टिकल्स रिमेंबर ज़रूर रखना। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर नाउन्स इन कैपिटल लेटर्स। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी इंसान का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। जैसे राम, ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। बास्केटबॉल, ये भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। चंडीगढ़, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। और आरबीआई, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के जो फर्स्ट वर्ड है उनको कैपिटल लेटर में रखना। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, प्रॉपर नाउन्स इन कैपिटल लेटर्स। थर्ड पॉइंट है डू प्रूफ रीडिंग। मतलब अगर आपने अपना राइटिंग का एग्ज़ाम कंप्लीट कर दिया है तो आप उसे एक बारी ज़रूर रिव्यू करो, रीचेक करो, स्पेलिंग्स चेक करो कि कोई गलत तो नहीं की है। जैसे अब टास्क 1 और टास्क 2 होता है। टास्क 1 पे हम 20 मिनट स्पेंड करते हैं और टास्क 2 पे 40 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में से अपने 5 मिनट्स रीचेकिंग के लिए सेव करो, 40 मिनट्स में से अपने 5 मिनट्स रीचेकिंग के लिए सेव करो। आपको रीचेकिंग में एक आधा स्पेलिंग तो गलत निकल ही आएगा और वो आपके बैंड को कम होने से बचा लेगा। सो मस्ट डू प्रूफ रीडिंग। फोर्थ पॉइंट है यूज़ थीसिस लाइन इन ओपिनियन बेस्ड एसेस। अभी आपको पता नहीं होगा कि थीसिस लाइन क्या होती है। अगर आपने राइटिंग का पैटर्न नहीं समझा तो मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट मेरा रिमेंबर रखना कि जो थीसिस लाइन है उसे हमने ओपिनियन बेस्ड ऐसे में ही यूज़ करना है। यानी जहाँ पर हमारा ओपिनियन मांगा है ऐसे में, वहीं पर ही थीसिस लाइन आएगी।
thesis line in opinion based essays only. Fifth point is use right tense according to the question. तो क्वेश्चन अगर आपका पास्ट में है और आप आंसर जो है प्रेजेंट में लिख रहे हो, यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि this thing happened in 1990, so that is in past and you are using is, am, are, which is a present verb, so use correct tense. If the question is in past, your answer should be also in past. If question is in present, your answer should also be in present. If question is in future tense, so you should also use फ्यूचर टेंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन जिस टेंस में है उसी टेंस में आपका आंसर होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है नो यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इन बॉडी पैराग्राफ्स। अब अगर आप नए हो तो आपको बॉडी पैराग्राफ्स नहीं पता होंगे, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स में आपने कभी भी पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करने। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई, वी, मी, माई सेल्फ, मतलब ऐसे प्रोनाउंस आपने कभी भी बॉडी पैराग्राफ्स में यूज़ नहीं करने। डोंट यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस इन बॉडी पैराग्राफ्स। सेवंथ पॉइंट इज़ कवर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है आपने सभी कवर करने हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में से कोई एक आधा पार्ट आपने मिस कर दिया तो आपके बैंड भी मिस हो जाएंगे। इसीलिए मान लो जैसे टास्क 1 में आपको सीमेंट प्रोडक्शन का डायग्राम दिया हुआ है और उसमें एक जगह बीच में कोई पॉइंट था जहाँ पे सैंड मिक्स की जाती है और आपने वो वाला पॉइंट मिस कर दिया तो आपके बैंड भी डिडक्ट होंगे। और टास्क 1 और टास्क 2 में इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो डिमांड है आप उसे 100% फुलफ़िल करो। मतलब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो पूरा आपके आंसर में एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। 8th पॉइंट, कंक्लूजन नॉट ओनली इंक्लूड्स ओपिनियन बट ऑल्सो समरी ऑफ ऑल द पॉइंट्स यू डिस्कस्ड इन बॉडी पैराग्राफ्स। मतलब जो कंक्लूजन होता है ना, जैसे टास्क 1 और टास्क 2 जो उसके एंड में हम लिखते हैं उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। और उसमें सिर्फ आपने अपना ओपिनियन नहीं लिखना, ऊपर जो बॉडी पैराग्राफ्स में आपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उनके समरी भी आपने कंक्लूजन में लिखनी है, यानी ब्रीफ पॉइंट्स में लिखना है जो भी आपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा है। सो रिमेंबर टू इंक्लूड समरी ऑफ points you discussed in body paragraphs in conclusion. 9th point is use comma before every subordinating conjunction. मतलब आपको हर जहाँ पर भी आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे हो उससे पहले आपको कॉमा ज़रूर लगाना है। अब आप पूछोगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, तो ये वर्ड या फ्रेज़ होता है जो लिंक करता है डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। So, subordinating conjunction is a word or a phrase that links a dependent clause to a independent clause. तो आपको subordinating conjunction से पहले कॉमा ज़रूर लगाना है। आप subordinating conjunction की लिस्ट नेट पे चेक कर सकते हैं। तो यार जिस PDF की मैं बात कर रहा था मैंने सोचा आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। तो PDF का वैसे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आपको वहाँ से ना मिले तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर देना है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के एंड में शो होगी, तो वहाँ से आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको PDF के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये PDF है, लीप स्कॉलर की है ये राइटिंग। इसमें मतलब हर एक चीज़ आपको डिटेल में दी है। जैसे ये देखो, ये है इनका टॉपिक्स दिए हुए हैं डिटेल में। जैसे हमारे स्कूल में होता था ना बुक के शुरुआत में ही इंडेक्स, वैसे इंडेक्स कह सकते हैं हम इसे। राइटिंग की इंट्रोडक्शन दी हुई है, टास्क 1 की इंट्रोडक्शन, जैसे ये पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो हम 6 पेज पे चले जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा था ना वीडियो में, पहले मैं थीसिस लाइन बताऊंगा आपको, तो वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। और ये देखो सारा कुछ आपको बताया भी कौन कौन से टाइप के डायग्राम क्वेश्चन आते हैं, जैसे बार ग्राफ, मैप, लाइन ग्राफ, प्रोसेस चार्ट, पाई चार्ट।
तो ऐसे आता। और ये स्ट्रक्चर होता है हमारे टास्क 1 का। सब 4 पैराग्राफ होते हैं इसमें, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 1 में आपको क्या होता है, पैराफ्रेज करना होता है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपको उसे घुमा फिरा के अपने वर्ड्स में लिखना होगा। यानी जो भी क्वेश्चन में वर्ड्स यूज़ किए हैं आप उनके सिनोनियम्स यूज़ करके, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, मीनिंग वही रखना है, सिनोनियम्स यूज़ करके आपने उसे अपने शब्दों में दोबारा लिख देना है। पैराग्राफ 2 में आपको लिखना होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब होता है जो भी, जैसे मान लो आपका पाई चार्ट आया, तो पाई चार्ट में आपने पाई चार्ट को जब आपने एनालाइज किया तो आपको उसमें मेन चेंजेस जो भी नज़र आए, मेन फीचर्स, कोई भी ट्रेंड जो ज़्यादा ट्रेंड हुआ है या फिर कंपैरिजन करना है, आपने जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है या जिसको नोटिस सबसे ज़्यादा किया जा रहा है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ 3। ये बॉडी पैराग्राफ की तरह ही होता है और इसमें आप लिखना शुरू कर सकते हो छोटे छोटी फीचर से। तो पैराग्राफ 3, इसके बाद पैराग्राफ 4, इन दोनों पैराग्राफ में, सॉरी, ये जो पैराग्राफ 3 है और पैराग्राफ 4 है, इन दोनों में आपको डायग्राम से देख के एलैबोरेट करके लिखना होता है, ठीक है। ये था टास्क 1 का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको टास्क 2 के बारे में बता देता हूँ। पहले हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं। टास्क 2 कहाँ पर है, यहाँ पे ये देखो, इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ, आपने बस इस पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। आपके राइटिंग में बैंड्स आने से कोई नहीं रोक सकता। पहले इंट्रोडक्शन दिए, फिर टास्क 1 की इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके टाइप्स कवर किए इन्होंने। लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, मैप्स, प्रोसेस चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ होता है। तो आपने इन्होंने आपको समरी भी दी है। फिर आपको टास्क 2 बताया है। अब टास्क 2 के भी टाइप होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे होता है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे होता है, डिस्कशन ऐसे होता है, ओपिनियन ऐसे होता है। फिर टास्क 2 की भी आपको समरी दी है। तो आपने इस पीडीएफ को अच्छे से गो कर लेना है। तो कोई भी अगर आपने गलती की, अगर आपने इस पीडीएफ को नहीं देखा तो आपके बैंड्स कम आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप ही जिम्मेदार होंगे अपने कम बैंड्स के। अब टास्क 2 देख लेते हैं, जैसे हम उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखो टास्क 2 का लिखा हुआ है, तो टास्क 2 में भी यही होता है। ये बैंड 7 है, इसका स्ट्रक्चर कहाँ पे है, टास्क 2 का स्ट्रक्चर, ये तो ओवरव्यू आ गया, टास्क 1 नहीं है, तो ये रहा। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे आपको पैराग्राफ 1 होता है इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, ठीक है। जैसे उसमें आपको इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है, जनरल स्टेटमेंट, ये तो ऑप्शनल होती है। इसमें भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ही सिनोनियम्स यूज़ करके अपने शब्दों में रिफ्रेश करना है। मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, जो चीज़ क्वेश्चन में कही गई है वही लिखनी है, लेकिन आपने वर्ड्स डिफरेंट यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट होती है आपका अपना ओपिनियन या जजमेंट, यानी जो भी आपका अपना ओपिनियन या जजमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रहा, कहाँ पे गया वो, ये रहा। पहले तो आपने पैराग्राफ 1 में क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देना, फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, यानी अपना ओपिनियन या जजमेंट, जो भी क्वेश्चन होगा उसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है। ये दोनों ही मेन होते हैं, या आउटलाइन ऑफ आइडियाज़, ये मेन नहीं होता। फिर इसके बाद होता है पैराग्राफ 2, इसमें आप अपना जो भी हो ऐसे टाइप का उसके बारे में डिस्कस करोगे। जैसे मान लो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है ना, तो पैराग्राफ 2 में आप प्रॉब्लम लिखोगे और पैराग्राफ 3 में उसका सोल्यूशन लिखोगे। और एंड में आता है हमारा कंक्लूजन में आपको समरी लिखनी होती है, यानी उस पैराग्राफ में जो सारे पैराग्राफ में आपने लिखा है सेकंड और थर्ड में, उसको अपने वर्ड्स में छोटा करके लिखना होता है। फिर आपने अपना ओपिनियन देना होता है, रीस्टेट द थीसिस, मतलब
जो आपने थीसिस लाइन लिखी है वो दोबारा लिख देनी है, यानी अपना ओपिनियन दे देना है इस इशू के रिगार्डिंग जो भी इशू क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो थीसिस लाइन यार वही होती है आपका अपना ओपिनियन या जजमेंट। क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसका आपका ओपिनियन क्या, मान लो क्वेश्चन इज सेइंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रेजिंग ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजी बीइंग इम्पोर्टेड। तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि मेरा ओपिनियन ये है कि टेक्नोलॉजी तो आनी ही चाहिए ना, वरना तो हम पीछे रह जाएंगे। तो थीसिस लाइन होती है आपका अपना ओपिनियन या जजमेंट। तो यार ये थी पूरी पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ देख लेना आप, तो आप सारी देख लेना अपने आप, ठीक है। रोज़ 2-3 पेज कर लेना, 2-3 पेज रोज़ ज़रूर करना और ये पूरी कवर कर लेना। आपको राइटिंग में बैंड लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें हर चीज़ कवर की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीडीएफ। तो यार ये थी मेरी राइटिंग की वीडियो, और अगर आपने मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोस नहीं देखी है, एक है आइल्स की इंट्रोडक्शन और एक है रीडिंग की फुल वीडियो जिसमें मैंने रीडिंग का हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो मैंने आपको पीडीएफ शुरू में बताई थी वो ज़रूर पढ़ लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon below. We will meet again in next video. Till then, stay safe, stay healthy, and thank you for watching my video.